शिक्षा में प्रणालियों का उपागम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। आज हम सिस्टम अप्रोच को सीखेंगे, जानेंगे और इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे और पूरा इसको सीखेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को क्लासरूम में इससे पहले के यूनिट या फिर जो भी लेसन्स थे हमने उसको क्लियर करा दिया था। तो आज हम इसको शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से, क्योंकि देश और विदेश यानी कि संपूर्ण संसार में कोविड-19 के तहत जो समस्या उत्पन्न हुई है उसके साथ साथ हम शिक्षा को भी लगातार बढ़ाए रखने या चलाने के लिए यह ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था किए हैं, जिससे कि आप सभी के एग्ज़ाम के समय किसी प्रकार की शिकायत न रह जाए हमसे, और हम इस शिकायत को समाप्त करने का प्रयास किए। तो आप सबका भी फर्ज बनता है कि आप इसको उतने ही अच्छे से ध्यान से पढ़ें, समझें, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना ही है। और एग्ज़ाम के समय आप ये नहीं कहेंगे हमसे कि हमने तैयारियां नहीं करवाई। हम घर बैठे भी आपकी तैयारी करवा रहे हैं, तो आप उसको अध्ययन करें, सीखें, जानने का प्रयास करें। जो भी समस्या आपको समझ में आ रही है बीएड के बच्चों उसको आप हमसे फ़ोन करके, मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम उसको बताने के लिए 24 घंटे आपके लिए तैयार हैं। बस आपकी शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए। चलिए आइए हम देखते हैं सिस्टम अप्रोच यानी कि प्रणाली उपागम यह है क्या। व्हाट इज द सिस्टम अप्रोच? प्रणाली उपागम क्या है? तो प्रणाली उपागम के अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्या को वैज्ञानिक पद्धति से विश्लेषण किया जाता है। यही होता है सिस्टम अप्रोच। क्या है कि जो भी शैक्षिक प्रशासन संबंधित समस्याएं होती हैं उनका वैज्ञानिक पद्धति से विश्लेषण किया जाता है। इसी को सिस्टम अप्रोच कहते हैं। चलिए हम इसको थोड़ा सा एक डायग्राम देखते हैं। है आपका सिस्टम अप्रोच। इस सिस्टम अप्रोच किसे कहते हैं? सिस्टम अप्रोच जो भी कोई समस्या हो, शिक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसके विश्लेषण, वैज्ञानिक के आधार पर विश्लेषण को सिस्टम अप्रोच कहते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। प्रणाली उपागम के तत्व, जैसा कि आपके सामने एक अगली हेडिंग बन के आ रही है, प्रणाली उपागम के तत्व। नोट्स बुक जरूर बनाना, मुझे चाहिए। मैं पीडीएफ में भी आपकी नोट्स बुक मंगा सकता हूं आप ही से बोल के, क्योंकि मैं अगर बता रहा हूं, समझा रहा हूं, तो मुझे वो चीज़ें परफेक्ट चाहिए। क्या है प्रणाली उपागम के तत्व या वर्ग? इन प्रणाली उपागम में देखो 4 चीज़ें होती हैं। पहला होता है इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। आइए हम देखते हैं इसको एक डायग्राम के तहत। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे द सिस्टम अप्रोच, इसमें क्या है? एक इनपुट, कोई भी चीज या कोई भी शब्द को आप भेजते हैं कंप्यूटर में, तो वो क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। इनपुट यानी आपने कीबोर्ड का माध्यम लिया और उस कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर में यानी कि अपनी भाषा में कुछ लिखा। इस इनपुट के माध्यम से वह प्रोसेसिंग में गया। प्रोसेसिंग में उसने उस भाषा को यानी आपकी भाषा को मशीनरी भाषा में कन्वर्ट किया। मशीनरी भाषा में कन्वर्ट करके समझा प्रोसेसिंग के थ्रू। उस प्रोसेसिंग में मशीनरी भाषा में कन्वर्ट करने के बाद समझा और उसका फिर आंसर दिया, और उस आंसर को फिर आपकी भाषा में प्रयोग करके आउटपुट के माध्यम से आपके पास पहुंचा दिया, यानी प्रिंटर से आपने उसको निकाल भी लिया। अब आपने क्या किया? फीडबैक। आपने फीडबैक दिया कि नहीं, ये चीज़ें हमें सही मिल गई हैं। अगर नहीं सही मिली तो आप फिर से उसको वही कार्य करेंगे। जैसे कोई एप्लीकेशन आप देते हैं, मान लीजिए भारत सरकार को आपको कोई एप्लीकेशन देना है, तो आप क्या करेंगे? पहले तो एक संदेश तैयार करेंगे, फिर उसको भेज देंगे, प्रोसेसिंग में रहेगा। प्रोसेसिंग के बाद वो आउटपुट हो जाएगा यानी चला जाएगा, उनके पास गया, उन्होंने एक फीडबैक दिया। जो चीज़ें आउटपुट करके आपने निकाला या आपको जो संदेश वापस मिला उसको आप फिर फीडबैक के रूप में दोगे। यही होता है सिस्टम अप्रोच, एक क्रमबद्ध तरीके से कोई काम करना। आइए अगला पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। सिस्टम अप्रोच के
यानी प्रणाली का उपागम के प्रमुख तत्वों के बारे में तो आप जान ही गए कि 4 तत्व होते हैं। एक होता है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, फीडबैक। 4 प्रोसेस होते हैं। आइए इसका अगला पॉइंट हम देखते हैं। तो अगले पॉइंट में क्या दिया है, डिफिनेशन। चलिए इसका हम डिफिनेशन देखते हैं। तो डिफिनेशन क्या कहता है उसको ध्यान से आप देखिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिफिनेशन को, यह जो आपकी पहली डिफिनेशन है यह कुलश्रेष्ठ महोदय ने दिया है। इसमें मैंने लिखना छोड़ दिया है, उसको लिख लेना आप। ये जो डिफिनेशन आपको मैं बताने जा रहा हूँ यह है कुलश्रेष्ठ महोदय की। इन्होंने कहा था कि वह शिक्षा के उत्पाद या प्रक्रिया को प्रबंधित करने, नियंत्रित करने तथा सुधारने की रणनीति है। वह यानी शिक्षण अप्रोच क्या है, या जो आपका प्रणाली विश्लेषण क्या है, तो प्रणाली विश्लेषण या प्रणाली उपागम शिक्षा की उत्पादन तथा प्रक्रिया को प्रतिबंधित करने, नियंत्रित करने और सुधारने की एक प्रणाली है। यही चीजें यहाँ लिखी हुई है। आइए इसको भी हम पूरा अच्छे से देख लेते हैं कुछ डायग्राम के तौर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि परिभाषा में पहली परिभाषा है ये आपकी राब्ट के अनुसार प्रणाली क्रमिक रूप से विशिष्ट ढंग से कार्य करने वाली करने का व्यवस्थित तरीका है। इसको आप देख लेना। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ कहते हैं कि यह शिक्षण के उत्पाद तथा प्रक्रिया को प्रबंधित करने, नियंत्रित करने तथा सुधारने की रणनीति है। इसको आप देख लीजिएगा, इसको नोट्स कर लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। इन तीनों चारों परिभाषाएं जितनी हैं मैं इसको थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ। इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। और इन जितनी भी आपको परिभाषाएं मिलेंगी यहाँ से उसको नोट्स कर दीजिएगा, क्योंकि अगर एक एक परिभाषा को मैं समझाने लगूँ या बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो तनिक मुश्किल उत्पन्न हो जाएगी। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। मुझे नोट्स में आपके चाहिए, और नोट्स में हर संडे पीडीएफ के रूप में आपसे लूँगा। आपकी बनाई हुई नोट मुझे हर संडे पीडीएफ के रूप में मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर चाहिए मुझे, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब तक आप नहीं देंगे फिर अगले संडे में, अगले वीक यानी कि संडे से सैटरडे तक मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, अगर संडे को आपने मुझे पूरी नोट्स बुक नहीं दी तो। अगला पॉइंट आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम अप्रोच, यानी कि प्रणाली उपागम की विशेषताएं। तो प्रणाली उपागम की विशेषताएं क्या हैं, आइए उसको भी हम देख लेते हैं। यह आपके सामने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम अप्रोच, यानी कि प्रणाली उपागम की विशेषताएं। प्रणाली उपागम की पहली विशेषता आपके सामने है कि प्रणाली उपागम छात्र तथा समस्त केंद्रित उपागम है। छात्र तथा समस्या केंद्रित उपागम है। यह प्रणाली उपागम क्या है, छात्र तथा समस्या केंद्रित उपागम है। अगला पॉइंट आपका क्या कहता है, इसमें जैसा कहता है कि प्रणाली उपागम छात्र तथा समस्या केंद्रित, यानी छात्र इसके सेंटर में होते हैं और समस्या होती है। स्वाभाविक सी बात है, जहाँ छात्र पहुंचेंगे या जहाँ छात्र सेंटर में होंगे तो समस्या तो सेंटर में आ ही जाएगी, क्योंकि कुछ उत्पाती भी होते हैं तो उत्पात तो करेंगे ही करेंगे, वो समस्या को उत्पन्न करेंगे ही, तो क्या होती है वो सेंटर में आ जाएगी। इसको आप अपने तरीके से समझ सकते हैं, इसको ज़्यादा डिफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है कि प्रणाली उपागम शिक्षण तथा प्रशिक्षण को एक सामाजिक तथा तकनीकी प्रक्रिया मानता है। बिल्कुल, यह प्रणाली क्या है, शिक्षण प्रशिक्षण को एक सामाजिक तथा तकनीकी, सामाजिक यानी कि यह शिक्षण और प्रशिक्षण को एक सामाजिक प्रक्रिया मानता है। बिल्कुल सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षण और प्रशिक्षण सामाजिक प्रक्रिया ही है, क्योंकि इससे एक व्यक्ति, एक ऐसा बालक जो नादान होता है, कुछ नहीं जानता, वह शिक्षण और प्रशिक्षण के थ्रू ही आगे चलकर एक समाज का निर्माण, सामाजिक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अपने ज्ञान को विकास करते करते वह इस स्थिति पर पहुंच जाता है कि वह समाज में एक अपना स्थान, एक लेवल बना लेता है, और उस लेवल के आधार पर वह समाज का विकास करता है। और फिर वही नॉलेज, वही उसकी जो प्रणाली उपागम होती है या सिस्टम अप्रोच होता है, सिस्टम से काम करने का जो तरीका होता है, वह एक दिन तकनीकी प्रक्रिया को बनाता है, तकनीकी बनाता है, तकनीकी विकसित करता है, डेवलप करता है। तो यह जरूर सामाजिक व तकनीकी प्रक्रिया है। अगला क्या है,
अगला यानी तीसरा कहता है प्रणाली उपागम समस्या के सभी तथ्यों को संग्रह विश्लेषण पर बल देता है। बिल्कुल समग्र विश्लेषण पर बल देता है, क्योंकि प्रणाली उपागम क्या है, एक सिस्टम की तरह चलता है, क्रमबद्ध तरीके से चलता है। और इसमें समस्या आएगी तो उस समस्या को पहले समस्या को खोजेगा, समस्या मिल गई, वो वजह खोजेगा। जैसे आज कोरोना एक समस्या है। अब आइए हम प्रणाली उपागम को कोरोना पर बढ़िया समझते हैं। कोरोना क्या है, एक समस्या है। अब इस समस्या में अगला प्रोसेस क्या होगा कि इसकी वजह ढूंढी जाए कि कोरोना आया कहाँ से या हुआ कैसे। आया कहाँ से नहीं, पहले तो ये पता लगाओ कि कोरोना की वजह क्या है। अब वजह अगर मिल जाती है तो उसमें जो बैक्टीरिया है उसके बारे में पता लगाया जाए कि वह क्या किन्हीं 2-4 जीवों के संपर्क से आने से या 2-4 डीएनए अलग डीएनए के मिलने से बने हैं या कोई अलग प्रक्रिया से उत्पन्न हुए हैं। अगर वह किन्हीं 2-4 जीव के डीएनए से मिलकर बने हैं तो उन्हीं 2-4 जीवों के डीएनए से उसका उपचार भी ढूंढा जा सकता है। यानी कि यह सभी तथ्यों समस्या के सभी तथ्यों के संग्रह विश्लेषण पर बल देता है। एक सिस्टम की तरह आप चलेंगे तो समस्या मिल गई तो उसका समाधान तक पहुंचाएगा। उस समाधान के बीच में समस्या से लेकर समाधान तक जितने भी स्टेप होंगे, जैसे समस्या का चयन, उसके बाद उस समस्या के बारे में पता लगाना, फिर उसकी एक रूपरेखा तैयार करना, फिर उसका एक रिसर्च करना। रिसर्च मतलब उसके बारे में जानकारियां इकट्ठा करना। रूपरेखा तैयार करने के बाद, जानकारियां इकट्ठा कर लेने के बाद लोगों से यानी डॉक्टर्स से सलाह लेना और उसके कुछ विगत चीज़ों को ध्यान में रखकर उसकी एक दवा बना लेना। इन सब चीज़ों का पर बल देता है। अगला क्या कहता है कि प्रणाली उपागम के कुछ अंग अदा कुछ तत्व प्रक्रिया तथा कुछ तत्व प्रदा के रूप में कार्य करते हैं। उद्देश्य की प्राप्ति ही प्रदा यानी आउटपुट, इनपुट, आउटपुट और वही फिर फीडबैक की बात कर रहा है इसमें कि कुछ अदा यानी इनपुट, कुछ अदा यानी इनपुट, कुछ प्रक्रिया प्रोसेस और कुछ प्रदा मतलब आउटपुट के रूप में कार्य करते हैं। तो जो हमने अभी पहले ही समझ लिया था, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट को हम, इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि इंग्लिश टर्म को हमेशा ध्यान में रखो। अब यहां देखो, आप ही देख लो क्या दिया हुआ है, अदा। क्या है अदा भाई, हमें तो समझ में नहीं है, आपको भी नहीं आएगा। प्रक्रिया तो ठीक है, मान लीजिए प्रोसेस समझ लेंगे। प्रदा क्या है, अगर ध्यान ना रहा हो गया कल्याण। इसलिए आप क्या करें, अदा यानी इनपुट, प्रक्रिया आउटपुट, प्रोसेस और प्रदा आउटपुट, इन चीजों को ध्यान में रखें। पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि प्रणाली उपागम शिक्षक को एक उत्पादक कार्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, या शिक्षा को एक उत्पादक, बिल्कुल शिक्षा उत्पादक तो ही है, क्योंकि वह क्या करती है, एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करती है, एक ऐसे व्यक्तित्व का उत्पादन करती है जो समाज, संस्कार, सिद्धांत, विज्ञान सबको एक सुदृढ़ व्यवस्थित तरीके से लेके चलता है या चलाता है। जैसे कोई नई चीज का निर्माण करता है, वह किसके, प्रणाली उपागम के शिक्षा के थ्रू ही कर पाता है। तो यह इसकी विशेषता थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो आप अगला देखते हैं पॉइंट क्या कहता है हमारा। अगला पॉइंट हमारा कहता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टम अप्रोच इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षण में प्रणाली विश्लेषण का महत्व, या शिक्षा में प्रणाली विश्लेषण का महत्व। आइए इसको भी देखते हैं हम क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टम अप्रोच इन एजुकेशन, इसका पहला पॉइंट कहता है कि शिक्षा प्रणाली उपागम प्रभावशाली योजना बनाने में सहायक होती है। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि शिक्षण प्रणाली उपागम क्या है, एक प्रभावशाली योजना। अगर आप किसी योजना को सिस्टम क्रमबद्ध तरीके से बनाएंगे तो वह प्रभावशाली निश्चित ही होगी। अगर इसी क्लास को मैंने, या इसी जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, इसमें सबसे पहले अगर मैंने सबसे पहले प्रणाली उपागम बताया, फिर उसके अर्थ बताए, फिर उसके बाद मैंने उसकी परिभाषा बताई, फिर उसकी विशेषता बताई, अब उसका महत्व बता रहा हूँ। अगर शुरू में ही मैंने अगर इसका महत्व बताया होता तो आप कहते सर क्या पढ़ा रहे हैं, बिना मतलब महत्व पे चले गए, अभी हमें यही नहीं पता कि प्रणाली उपागम होता क्या है, और सर पहुंच गए उसके महत्व पर। अभी मैं इसका लाभ बताऊं, शुरू कर दूं लाभ से, यानी सबसे पीछे
इसका क्रम क्या है? क्रम तो सबसे पहले प्रणाली उपागम है क्या, फिर उसकी विशेषता, यानी अर्थ उसका क्या है, फिर उसकी विशेषता, फिर प्रणाली उपागम की परिभाषा, फिर विशेषता, फिर उसके बाद प्रणाली उपागम का महत्व, फिर उसके लाभ। अब अगर मैं शुरू लाभ से कर दूं तो आप ही कहेंगे कि सर क्या बता रहे हैं, बिल्कुल पीछे शुरू कर दिए, हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं तो लाभ क्या जाने, जब हम उस चीज़ को जानते ही नहीं कि वो है क्या। अब हम इस मान लीजिए बॉटल या इसके पानी को जानते नहीं कि इस बॉटल में पानी है कि नहीं, इस बॉटल में पानी भरा हुआ है। अब इस पानी के बारे में हमको पता ही नहीं है तो हम क्या जाने कि इस बॉटल में क्या और इससे हमारा क्या लाभ है। तो इस चीज़ को क्रमबद्ध तरीके से रखने पर यह प्रभावशाली होता है। जरा जल ग्रहण कर लें फिर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि प्रणाली उपागम से योजना के उद्देश्य को परिभाषित करना, योजना की कार्यप्रणाली निश्चित करना, योजना का संचालन व मूल्यांकन करना व्यवहारिक हो जाता है। बिल्कुल हर चीज में योजना बनानी पड़ती है भाई, हर चीज में प्रणाली उपागम का प्रयोग करना ही पड़ता है, सिस्टम अप्रोच लगाना ही पड़ता है। योजना बनानी हो गई, उसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा कि हम किन किन चीज़ों को इसमें रखें। मान लीजिए कि जब हमने क्लास स्टार्ट करने का सोचा तो बड़ी समस्याएं हुई। इसी क्लास को स्टार्ट करने के, ऑनलाइन क्लास करने की बात जब हुई, हम सबको बुलाया गया। आपके प्राचार्य का मैं धन्यवाद करता हूँ, विजय सर, शशि सर, सबका, मामा सर का, कि उन्होंने हमें बुलाया और आपके बारे में इतना सोचा। तो जब यह बात हुई, तैयारी करने की बात हुई कि एग्ज़ाम इनका क्लास कैसे लिया जाए, तो उस समय कोई कह रहा था व्हाट्सएप से लिया जाए, कोई कह रहा था नोट्स बुक भेजा जाए। तो मैंने कहा कि नहीं, इसमें एक काम हो सकता है कि हम यूट्यूब के थ्रू बच्चों को वीडियो बना के भेज सकते हैं या लाइव आके भेज सकते हैं, जिससे कि उन्हें इस चीज़ में अत्यधिक प्रभावशाली दिखे, या एक योजना के तहत काम होगा तो अच्छा लगेगा, या थोड़ा इफेक्टिव होगा, प्रभावशाली होगा और पढ़ने पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। तो उस समय जो योजना बनी थी, यानी कई चीज़ों से निकलकर एक योजना सामने आई, एक क्रमबद्ध तरीके से प्रणाली उपागम में सिस्टम अप्रोच के तहत ये योजना निकल के आई कि नहीं आपको इस तरह पढ़ाया जाए। तो एक योजना हर चीज़ में बनानी पड़ती है। कार्य प्रणाली निश्चित करना, कार्य प्रणाली भी निश्चित इसी समय हुई जब हमने ये सारी मीटिंग की या हम लोग बैठ के बातें किए, तो कार्य प्रणाली निश्चित हो गई कि नहीं ठीक है, ये कार्य या यह प्रणाली ठीक होगी, वीडियो बनाइए। आप नेटवर्क की प्रॉब्लम से लाइव तो नहीं आ सकते हैं, इसलिए वीडियो बना के अपलोड कीजिए, बच्चे खुद पढ़ लेंगे। इसके बाद योजना का संचालन, बिल्कुल संचालन भी हुआ। इस योजना का हमने संचालन आज सुबह 10:30 बजे, हमारे ख्याल से 10:40 पे हमने करने का प्रयास किया था, मगर नेटवर्क वीक होने के कारण लाइव आनंद सर नहीं आ पाए। आनंद सर ने कई बार प्रयास किया, हम वहाँ पर थे, उसको हम ऑपरेट कर रहे थे सिस्टम को, मगर वहाँ सक्सेस हम नहीं हो पाए क्योंकि हमारे पास नेटवर्क की कमी थी। लाइव आने का हमने प्रयास कई बार किया मगर हम आ नहीं पाए, इसलिए हम फिर वीडियो बनाने लगे, वीडियो से ही आपको पढ़ाने का सोचा या इस फैसले पर पहुंचे। यानी कि योजना का संचालन भी हमने किया, योजना को संचालित भी किया। अब वह मूल्यांकन करना और व्यवहारिक होता है। मूल्यांकन, बिल्कुल मूल्यांकन करेंगे। अब हम संडे को आपसे जब नोट्स बुक मांगेंगे पीडीएफ के रूप में, तब आपका मूल्यांकन करेंगे कि आपने कितना पढ़ा और हमारी मेहनत कितनी सार्थक हुई। तो ये क्या है, एक सिस्टम अप्रोच है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या कहता है कि प्रणाली उपागम शिक्षा के क्षेत्र में नियंत्रण तथा समय की वृद्धि करती है, जिससे शिक्षा प्रणाली प्रभावशालीता की ओर अग्रसर होती है। विद्यालय व्यवस्था में उन्नत बनाती है। ठीक है, बिल्कुल। यह प्रणाली उपागम अगर किसी काम को हम सिस्टमेटिक ढंग से करें, चीज़ें वही बता रहा है, पॉइंट अलग अलग कर दिया है, आप इसको अपनी भाषा में। और एक बात ध्यान रखिएगा, कोई किताबी भाषा लिख के मुझे नहीं देगा, सब अपनी अपनी भाषा में लिखें। किताबी भाषा में अगर कुछ होगा तो सिर्फ हेडिंग, जैसे शिक्षण प्रणाली के उपागम का महत्व, बस यही यह नोट्स होगी। बाकी जो भी होगा सब अपनी भाषा में होगा। और ज़्यादा ये हेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा 40 30 40 वर्ड में, एक ही लाइन में हो, 2 लाइन में हो, मगर
अपनी भाषा में होनी चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए अगला पॉइंट हम देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट आपका आता है कि यूटिलिटी ऑफ सिस्टम अप्रोच, यानी इसमें आई छूट गया है, यह होगा UITILITY और ऑफ सिस्टम अप्रोच, यानी कि प्रणाली उपागम की उपयोगिता। इसको उपयोग हम कहाँ करें, ये चीज़ें भी जान गए, सिस्टम जान गए, उसका सब कुछ जान गए, तो उसका उपयोग भी देख ही लेते हैं कि उपयोग कहाँ करते हैं इसको। आइए देखते हैं। चलिए सिस्टम, इसमें पहला इसका कहता है कि शिक्षा प्रणाली में किसी भी प्रकार का परिवर्तन व अपेक्षित सुधार लाने में प्रणाली उपागम का उपयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कोई परिवर्तन, बिल्कुल जैसे आपने सुना होगा कि पहले जब शुरू में शिक्षा आरंभ हुई थी तो गुरुकुल की व्यवस्था हुआ करती थी। उसमें जब यह क्रमबद्ध तरीके से या प्रणाली उपागम का प्रयोग किया गया, सिस्टम अप्रोच का प्रयोग किया गया, तो धीरे धीरे उस गुरुकुल की शिक्षा को आगे बढ़ाकर एक अलग आधार दिया गया और फिर गुरुकुल से स्कूल कॉलेज इन सारी चीज़ों में उसको डेवलप कर दिया गया। तो यह एक इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट आपका कहता है कि प्रणाली उपागम की सहायता से शिक्षा अधिकारियों व शैक्षिक प्रबंधकों को शिक्षा की वास्तविक समस्या का पता लगाने में सहायता मिलती है। बिल्कुल, इस उपागम के तहत, सिस्टम अप्रोच के तहत जो समस्याएं होती हैं क्लासरूम में या उसके प्रबंधन में, शैक्षिक प्रबंधन में, उसका पता लगाने में थोड़ी सहायता मिलती है। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है कि यह शिक्षण के उद्देश्य को अधिक स्पष्ट रूप से विश्लेषित कर उसे सहज बनाने में सहायता प्रदान करती है। तो यह जो शिक्षा का उद्देश्य होता है, शिक्षण का उद्देश्य होता है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि करना या व्यक्ति की समझ को वृद्धि करना कि वह अपने आधार पर सोच समझकर कोई निर्णय या फैसला ले सके। तो इसके विकास में यह थोड़ा सिस्टम अप्रोच जो होता है, अगर सिस्टमेटिक तरीके से आदमी सोचे काम करे तो उसका जो फैसला होगा, जो निर्णय होगा, वह महत्वपूर्ण होगा, प्रभावी होगा, जिसको यह समझाता है। चौथा पॉइंट कहता है कि यह शिक्षण को संबंधित विभिन्न समस्याओं का समग्र रूप से अध्ययन करके उन पर बल देता है। इसमें समस्या जो होती है शिक्षा के प्रति, उनकी सभी समस्याओं को ध्यान में रखता है और उसका अध्ययन करता है या अध्ययन करने पर बल देता है। अध्ययन करेंगे आप तो जरूर उसके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। अंतिम पॉइंट कहता है कि उद्देश्य का पूर्ण निर्धारण होने के कारण छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए पाठ्यक्रम व पाठांतर क्रियाओं की उचित व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। उद्देश्य का पूर्व निर्धारण का मतलब होता है कि आप जैसे आज, सिंपल सी बात है कि आज आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आपका एक टारगेट होगा, गोल होगा। क्या टारगेट होगा, टारगेट यही है कि आपको एग्ज़ाम देने हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, टेट, सुपर टेट, सीटेट जो भी है, सारा एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना, तो आप उसके आधार पर तैयारी कर रहे हैं। तो अपने व्यवहार में वांछित परिवर्तन, आप अपनी व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और ज्ञान के वृद्धि से व्यवहार में परिवर्तन होगा। व्यवहार के परिवर्तन से आप समाज में एक उचित स्थान पाएंगे और जॉब और नौकरी की बात तो अलग है, वो तो मिलनी ही मिलनी है अगर आदमी नॉलेजेबल है, ज्ञानी है तो। अब ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, सिस्टम अप्रोच एक अभ्यास होता है, प्रैक्टिस, सुना होगा नाम आपने, प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो करती रहनी चाहिए। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि अभ्यास किसी काम को तब तक करना जब तक कि वह आपको आ न जाए, यही होता है अभ्यास। सचिन तेंदुलकर 2007 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे थे। सचिन तेंदुलकर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सचिन तेंदुलकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2007 में क्रिकेट खेल रहे थे और वहाँ उनका बॉलर, एक नया बॉलर था पीटर हैग, उसने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मार दिया, क्लीन बोल्ड मार दिया सचिन तेंदुलकर को। और उस समय सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड मारना अपने में एक बहुत बड़ी बात थी। वो जब लास्ट में क्रिकेट खत्म हुआ, मैच खत्म हुआ, तेंदुलकर के पास आया और बोला, सर आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि मैं आज आपको बोल्ड किया हूँ, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए।
तो उस बॉल पर, उसी बॉल पर तेंदुलकर ने यह लिखा कि यह दिन आज के बाद तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगा। बस लिख दिया, छोटी बात है, बहुत छोटी बात है, लिख दिया गेंद पर कि यह दिन आज के बाद आपके जीवन में कभी नहीं आएगा, यानी आज के बाद आप मुझे कभी बोल्ड नहीं कर पाओगे, यही कहने का मतलब हुआ ना। बस कह के आके सचिन तेंदुलकर क्या सो गए या आइसक्रीम खाने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस, तेंदुलकर ने बहुत सारी प्रैक्टिस की क्योंकि वो गेंदबाज भी था और उसने बोल्ड मारा था। तेंदुलकर आकर प्रैक्टिस किया और मैं आपको बता दूं कि उसके बाद लगभग 30 से 35 मैचों में तेंदुलकर का और उनका इनकाउंटर हुआ, मगर कभी भी तेंदुलकर उसकी बोल्ड बॉल पे बोल्ड आउट नहीं हुए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, प्रैक्टिस, ओनली अब प्रैक्टिस, अभ्यास। अभ्यास किसका, तब तक करो जब तक कि वो चीज़ समझ में ना आए। इसी तरह मेजर ध्यानचंद्र का नाम आप लोगों ने सुना होगा। लोग कहते थे हॉकी में मैग्नेट लगा हुआ है, कुछ मैग्नेट नहीं था, मैग्नेट तो उसके अभ्यास में था, क्योंकि ध्यानचंद्र हमेशा अभ्यास करते थे। ध्यानचंद रेल की पटरी पर अभ्यास करते थे। अभ्यास कैसे करते थे, रेल की पटरी पर बॉल लेके दौड़ते थे, बॉल को इतना कॉन्सेंट्रेट करके रखते थे कि बॉल हाथी से दूर जाती ही नहीं थी। यह क्या था, अभ्यास, प्रैक्टिस। आपको भी अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है, लग जाओ उसमें बिल्कुल। किसी भी तरह की कोई समस्या हो, कोरोना से बड़ी समस्या है तो भी नहीं, पढ़ाई छोड़ो, अभ्यास करते रहो और इस अभ्यास को लगातार बना रहो तब तक जब तक कि आप टेट, सुपर टेट क्वालिफाई न कर लो, तब तक इस अभ्यास को बनाए रखो। वो चीज़ जब तक न पा जाओ जिसके लिए तुम अभ्यास कर रहे हो, तब तक अभ्यास करते रहो या कार्य करते रहो, इसी को अभ्यास कहते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी तैयारी करें। और एक बात मेरी ध्यान में रखें कि मुझे संडे को पीडीएफ के थ्रू नोट्स चाहिए।